मतलब क्या कोई ऐसी नौकरी की कल्पना कर सकता है जिसमें काम सिर्फ बातें करना हो? बातें करना। हाँ, कोई फाइल नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई खास हुनर की भी ज़रूरत नहीं, बस दिन-रात दिलचस्प, मज़ेदार और कभी-कभी तो एकदम बेमतलब की बातें करना। और उसके लिए बाकायदा तनख्वाह मिले। बिल्कुल, सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है ना? हम्म। आज हमारे पास बिमल मित्र की एक बहुत ही अनोखी बांग्ला कहानी का हिंदी अनुवाद है, जिसका शीर्षक है चाकरी। चाकरी। और ये कहानी एक ऐसी ही अविश्वसनीय नौकरी के इर्द गिर्द घूमती है जो सपने से ज्यादा एक अजीब हकीकत जैसी लगती है। और देखिए, ये सिर्फ एक अनोखी नौकरी की कहानी नहीं है। ये कहानी हमें बहुत गहरे में ले जाती है। मतलब ये आजीविका के लिए किए जाने वाले समझौतों, मानवीय संबंधों की कीमत। और जिंदगी के आखिर में होने वाले अफसोस पर एक बहुत ही मार्मिक टिप्पणी है। सही कहा। ये पूछती है कि हम अपनी जिंदगी का सौदा किस चीज के बदले में कर रहे हैं। तो चलिए इस कहानी के संसार में उतरते हैं और इसके छिपे हुए पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत होती है जबलपुर से। जबलपुर में? अच्छा। हाँ, जहाँ कहानी का सूत्रधार जो एक लेखक है, सुबह की सैर पे निकला है। हम्म। तो लेखक जबलपुर में घूम रहा है और तभी उसकी नजर एक पुराने जर्जर हो चुके मकान पर लगी एक नेम प्लेट पर पड़ती है, AK चक्रवर्ती। जबलपुर के बीचों बीच एक बंगाली नाम। हाँ, तो लेखक की जिज्ञासा जाग उठती है कि यहाँ इस हाल में कौन रहता होगा। जाहिर है। वो बाहर खड़ा सोच ही रहा होता है कि अंदर से एक बुजुर्ग सज्जन सिर्फ एक बनियान पहने उसे अंदर बुला लेते हैं। ये है अनिमेष बाबू। अच्छा। और जैसे ही बातचीत शुरू होती है, एक अपनापन सा बन जाता है, क्योंकि दोनों कोलकाता के हैं। लेकिन घर का माहौल थोड़ा अजीब है। एक पुरानी कुर्सी, एक तख्तपोश, बस। यहीं से कहानी का असली माहौल बनना शुरू होता है। एक टूटा फूटा मकान, एक अकेला बूढ़ा आदमी। बिल्कुल, एक रहस्य की शुरुआत लगती है। और फिर अनिमेष बाबू अपनी आश्चर्यजनक चाकरी का जिक्र करते हैं और कहानी का पूरा रुख ही बदल जाता है। और यहाँ उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे भी चौंका दिया। वो कहते हैं कि ऐसी नौकरी पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों ने की है। सिर्फ 4 लोगों ने? हाँ, इससे ज्यादा हैरान करने वाला दावा तो मैंने नहीं सुना। ये कोई नौकरी है या कोई गुप्त मिशन? मेरी भी यही उत्सुकता थी। लेखक के पूछने पर अनिमेष बाबू अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। वो कोलकाता में अपनी जवानी के दिनों में पहुंच जाते हैं। भयंकर गरीबी और बेरोजगारी का दौर। कम उम्र में पिता गुजर गए और पूरे घर की जिम्मेदारी उनके नाजुक कंधों पर आ गई। वो बताते हैं कि तब 3 पैसे में मुर्गी के 2 अंडों का आमलेट। 3 पैसे में? हाँ, और 1 पैसे में 1 प्याला चाय मिलती थी। लेकिन जेब में उतने पैसे भी नहीं होते थे। देखिए, ये सिर्फ पुराने दिनों की सस्ती कीमतों का जिक्र नहीं है। ये क्या कहते हैं, डेस्परेशन इकोनॉमी का एक क्लासिक उदाहरण है, यानी मजबूरी का अर्थशास्त्र। सही बात है। जब किसी के लिए 2 वक्त की रोटी ही सबसे बड़ी चुनौती हो, तो नैतिकता, स्वाभिमान और सही गलत के बीच की रेखा अपने आप धुंधली हो जाती है। हाँ, ये पृष्ठभूमि हमें ये समझने में मदद करती है कि कोई इंसान एक अजीबो-गरीब नौकरी के लिए क्यों तैयार हो जाता है। बिल्कुल। और इसी मजबूरी के दौर में उनकी जिंदगी में आते हैं उनके एक परिचित, बसंत भाई साहब। वो भी एक पढ़े लिखे बेरोजगार थे। अच्छा। वो एक नौकरी का प्रस्ताव लाते हैं जो सुनने में हाँ। अविश्वसनीय है। काम शहर के एक बहुत अमीर आदमी माधव मल्लिक के साथ बैठकर सिर्फ बातें करनी है। सिर्फ बातें? मतलब गपशप करनी है। हाँ, गपशप। और नौकरी के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, न कोई डिग्री, न कोई हुनर। कुछ नहीं, बस बातूनी होना चाहिए। तो मतलब नौकरी का इंटरव्यू एक तरह से गपशप का ऑडिशन था। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कोई अमीर आदमी सिर्फ बातें रखने के लिए किसी को पैसे क्यों देगा? और यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। माधव मल्लिक एक असाध्य बीमारी से जूझ रहे थे। क्या हुआ था उन्हें? उन्हें नींद नहीं आती थी, खाना हजम नहीं होता था। देश विदेश के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में वियना के एक मशहूर डॉक्टर ने एक ऐसा इलाज बताया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और वो इलाज क्या था? कोई महंगी दवा या ऑपरेशन नहीं। डॉक्टर ने कहा कि दवाइयां काम नहीं करेंगी। इनका एकमात्र इलाज है खुशमिजाज, जिंदा दिल नौजवानों की संगत। वाह। रोज सुबह शाम उनके साथ बैठकर वाहियात किस्म की, बिना सिर पैर की ऊल जुलूल बातें करना। डॉक्टर का मानना था कि हंसी मजाक और गपशप ही इनकी बीमारी को दूर कर सकती है। ये अपने आप में कमाल है। एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है गपशप, है ना? ये उस दौर के लिहाज से एक बहुत ही प्रगतिशील सोच थी कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ उस सोच का एक विकृत रूप सामने आता है।
विकृत रूप कैसे? माधव मल्लिक इलाज नहीं ढूंढ रहे थे, वो पैसे से खुशी और संगत खरीद रहे थे। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक अनुबंध था, जहां इन लड़कों को अपनी जिंदा दिली बेचनी थी। और ये सौदा हो भी गया। अनिमेष, बसंत भाई साहब, वीरेश और सुधन्य, इन 4 बेरोजगार युवकों को 30 रुपए महीने के वेतन पर रख लिया गया। 30 रुपए महीना? हाँ, और साथ में ऐसा शानदार नाश्ता मिलता था कि दोपहर के खाने की जरूरत ही ना पड़े। उनका बस एक ही काम था, किसी भी तरह मल्लिक साहब का मनोरंजन करना, उन्हें खुश रखना। अब यहाँ से चाकरी का वो दौर शुरू होता है जो मजेदार भी है और परेशान करने वाला भी। बिल्कुल। कुछ किस्से तो ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि ये नौकरी असल में क्या थी, जैसे हुक्के वाला किस्सा। हाँ, बताइए। मल्लिक साहब को हुक्के का बड़ा शौक था और उनका पुराना सेवक विपिन उनके लिए हुक्का तैयार करता था। एक दिन मल्लिक साहब को हुक्के का धुआं ठीक से नहीं मिला और वो बेचारे विपिन पर बुरी तरह बरस पड़े। अच्छा, तो ऐसे में कोई भी सामान्य व्यक्ति सेवक का पक्ष लेगा या चुप रहेगा, लेकिन इन चारों ने क्या किया? बसंत भाई साहब ने अपनी नौकरी बचाने और मालिक की नजर में अच्छा बनने के लिए सारा इल्जाम मैनेजर सरकार महाशय पर डाल दिया। मैनेजर पर? हाँ, उन्होंने कहा कि मैनेजर घटिया तंबाकू लाता है, इसलिए धुआं ठीक नहीं आ रहा। मल्लिक साहब ने आव देखा न ताव, तुरंत सरकार महाशय को नौकरी से निकालने का हुक्म दे दिया। अरे! बेचारे मैनेजर की नौकरी जाते जाते बची। एक मिनट रुकिए, इस घटना को गौर से देखना जरूरी है। ये सिर्फ चापलूसी नहीं है, ये दिखाता है कि उस नौकरी के माहौल ने उन्हें कितना बदल दिया था। उनकी वफादारी किसी इंसान या सच्चाई के प्रति नहीं थी, बल्कि सिर्फ उस कुर्सी के प्रति थी जहां से उनका वेतन और नाश्ता आता था। एक सर्वाइवल मैकेनिज्म बन गया था। हाँ, अपनी खाल बचाने के लिए किसी और को बलि का बकरा बना दो। और ये तो कुछ भी नहीं है, एक और घटना है जो इससे भी ज्यादा अजीब है। एक दिन अमावास को मल्लिक साहब कहते हैं कि उनकी दाढ़ी में बहुत तेज खुजली हो रही है। दाढ़ी में खुजली? हाँ, इस पे बसंत भाई साहब फौरन कहते हैं, अरे मलिक साहब, ये तो बहुत शुभ संकेत है। अमावस्या के दिन तो हर पुरुष की दाढ़ी खुजलाती है। क्या बात है। और ये कहकर वो चारों अपनी अपनी दाढ़ी खुजलाने का नाटक करने लगते हैं। ये तो अदी है, एक झूठ बोला और उसे सच साबित करने के लिए पूरी मंडली लग गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सेवक विपिन कमरे में आता है। अच्छा। मलिक साहब उससे पूछते हैं, क्यों रे विपिन, तेरी दाढ़ी खुजला रही है? अब विपिन बेचारा एक सीधा साधा आदमी था, उसने सच बोल दिया। क्या कहा उसने? उसने कहा, जी नहीं हुजूर, मेरी तो नहीं खुजला रही। और ये सच बोलना उसे बहुत महंगा पड़ा होगा। बहुत। मलिक साहब आग बबूला हो गए, चीख कर बोले, तो तू पुरुष है ही नहीं, तू हिजड़ा है, निकल जा मेरी कोठी से, मैं अपनी कोठी में हिजड़ा नहीं पालता। और उसे नौकरी से निकालने लगे। एक मिनट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पुरुष होने का मतलब सच बोलना नहीं, बल्कि मालिक की झूठी और मनगढ़ंत दुनिया में शामिल होना है। सही कहा। मलिक साहब असल में उसकी मर्दानगी पर नहीं, बल्कि उसकी वफादारी पर सवाल उठा रहे थे। उनकी दुनिया में वफादारी का मतलब था उनके हर झूठ को सच मानना। और अपनी वफादारी साबित करने के लिए बेचारे विपिन को क्या करना पड़ा? वो रोते रोते अपनी दाढ़ी जोर जोर से खुजलाने लगा और बोला कि मेरी भी खुजला रही है। हाँ जी हुजूर, मेरी भी खुजला रही है और बहुत जोर से खुजला रही है। तब जाके उसकी नौकरी बची। मतलब अपनी नौकरी बचाने के लिए कोई इस हद तक जा सकता है? ये हास्यास्पद भी है और दुखद भी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उस व्यवस्था में सच की कोई कीमत नहीं थी। मालिक की दुनिया ही अंतिम सत्य थी। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव था, जहां अपनी पहचान को, अपने सच को मालिक की इच्छा के अनुसार ढालना ही जीने का एकमात्र रास्ता था। एक और उदाहरण है जो शायद इन सबसे ज्यादा गहरा है। एक बार अनिमेष बाबू एक कहानी सुना रहे थे। कहानी के अंत में बाप मर जाता है और उसका बेटा आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगता है। मल्लिक साहब को कहानी का ये अंत बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा। उन्होंने अनिमेष को आदेश दिया, ये क्या बकवास है, बाप के मरने पर बेटा आराम कैसे कर सकता है, उसे भी मार दो, कहानी बदलो अभी। ये तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने से कहीं आगे की बात है। यहाँ तो किसी की रचनात्मकता पर ही हमला हो रहा है। हाँ, इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये उस नौकरी का सबसे स्याहा पहलू है। ये अपनी रचनात्मकता और सोच को मालिक के चरणों में रख देने जैसा है। अब तक वो उनके झूठ में शामिल हो रहे थे, लेकिन अब मल्लिक साहब उनकी कल्पना को भी नियंत्रित कर रहे थे। मतलब कला वही है, कहानी वही है जो मुझे पसंद आए। बिल्कुल। और जब अनिमेष ने कहानी बदलकर बेटे को भी मार दिया, तो मल्लिक साहब खुश होकर इनाम में 50 रुपए की संदेश मिठाई मंगवाते हैं। वाह। वो 50 रुपए उस कहानी के लिए नहीं थे,
बल्कि अनिमेष के आत्मसमर्पण की कीमत थी। और ये अजीबोगरीब सिलसिला 1-2 साल नहीं, पूरे 30 साल तक चलता है। 30 साल? हाँ। जिन मल्लिक साहब के बारे में डॉक्टरों ने कहा था कि वो 60 की उम्र में मर जाएंगे, वो इस बदकही वाले इलाज से 90 साल तक जिए। लेकिन एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो अब चारों की नौकरी खत्म। 30 साल तक सिर्फ गपशप करने के बाद अब वो भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। उन्हें कोई और काम तो आता नहीं था। और यही कहानी एक और अविश्वसनीय मोड़ लेती है, जो तर्क और हकीकत से बिल्कुल परे है। होता ये है कि मल्लिक साहब की पत्नी को सपने में मल्लिक साहब दिखाई देते हैं। सपने में? हाँ, और सपने में वो कहते हैं, क्या तुम समझती हो कि मैं मर गया हूँ? तुमने उन चारों को नौकरी से क्यों निकाल दिया? उन्हें फौरन वापस काम पर रखो। अरे! सपने में वो आदेश देते हैं, फिर चारों पहले की तरह ही रोज आएंगे, बातें करेंगे और उन्हें वेतन और नाश्ता भी पहले जैसा ही मिलेगा। और अविश्वसनीय रूप से ऐसा ही होता है। जी हाँ, अब चारों मल्लिक साहब के एक विशाल चित्र के सामने बैठकर आपस में बातें करते हैं। तस्वीर के सामने? हाँ, और सेवक बिपिन हुक्के की नली को चित्र में बने होठों से छुआ देता है। ये तो कल्पना से भी परे है। मतलब अब उनकी नौकरी एक जीते जागते इंसान के लिए नहीं, बल्कि एक तस्वीर के लिए थी। ये नौकरी अपनी विचित्रता में एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। बिल्कुल। और यहाँ लेखक बिमल मित्र बहुत साहसी हो जाते हैं। वो यथार्थवाद से हटकर क्या कहते हैं, अति यथार्थवाद की सीमा में चले जाते हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शोषण और निर्भरता का ये चक्र इतना सामान्य और गहरा हो चुका है कि ये तर्क और यहाँ तक कि मृत्यु की सीमाओं को भी लांघ जाता है। वो अब एक व्यक्ति की चाकरी नहीं कर रहे थे, बल्कि उस व्यवस्था के प्रतीक, एक तस्वीर की चाकरी कर रहे थे। सत्ता का प्रतीक जिंदा था, भले ही सत्ताधारी मर चुका था। और ये सिलसिला और 15 साल तक चलता है। 15 साल और? हाँ, यानी कुल 45 साल। लेकिन फिर मल्लिक साहब की पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। अब घर की बागडोर उनके बेटे और बहू के हाथ में आ जाती है, जो इन चारों को कभी पसंद नहीं करते थे। अब इन चारों का भविष्य सचमुच दांव पर था। बिल्कुल। एक दिन चारों को एक एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है। गुमनाम चिट्ठी? हाँ, जिसमें लिखा था कि बुधवार रात 9 बजे ज्योति सिनेमा हॉल के सामने मिलें। भेजने वाले का कोई नाम नहीं। अनिमेष बाबू को लगता है कि शायद कोई गोपनीय काम होगा। हाँ, कि शायद बहू ने बुलाया है। वो तय समय पर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि बाकी तीनों भी वहीं खड़े हैं। तब उन्हें समझ आता है कि चारों को वही एक जैसी चिट्ठी मिली है। अच्छा, तो ये उन्हें नौकरी से निकालने का एक मौन और अपमानजनक तरीका था। बिल्कुल। जैसा कि कहानी में कहा गया है, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उन्हें सीधे सीधे निकालने की हिम्मत या जरूरत महसूस नहीं की गई। नई पीढ़ी का ये तरीका ज्यादा ठंडा और क्रूर था। कोई टकराव नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस गुमनामी में धकेल दिया। और इस तरह उनकी वो अनोखी चाकरी, जो कुल मिलाकर 45 साल तक चली, समाप्त हो जाती है। कहानी वापस जबलपुर में अनिमेष बाबू के पास लौटती है, जो अब 85 साल के हो चुके हैं। वो अपनी कहानी खत्म करते हुए एक गहरी सांस लेकर कहते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बातें करके गुजार दी। लेकिन आज उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। कोई नहीं। और यहीं पर कहानी अपने असली मर्म पर पहुंचती है, जब अनिमेष बाबू अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती पर अफसोस करते हैं। उन्हें नौकरी खोने का उतना दुख नहीं है जितना एक दूसरे काम का है जो उन्होंने नहीं किया। वो कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी भूल थी विवाह न करना। उन्हें लगता है कि अगर उनका अपना परिवार होता, बीवी, बेटे बेटियां, नाती पोते, तो आज बुढ़ापे में वो इस तरह अकेले न होते। और उन्हें पहली बार एहसास होता है कि रुपए, पैसे, धन संपत्ति की अपेक्षा प्रेम प्रीति अधिक मूल्यवान है। लेकिन क्या ये अफसोस पूरी तरह जायज है? मेरा मतलब है 40-45 साल तक बिना मेहनत के आराम की जिंदगी गुजारने के बाद क्या ये पछतावा सिर्फ अकेलेपन से उपजी एक भावना नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हो सकता है अगर उन्हें नौकरी से ना निकाला जाता तो उन्हें कभी इसका एहसास ही नहीं होता। सही बात है। और ये सवाल कहानी को एक तरफा होने से बचाता है। उनका अफसोस जायज है, लेकिन इसकी वजह जटिल है। ये कहानी अर्जित और अनर्जित रिश्तों के बीच का फर्क दिखाती है। अच्छा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक लेन देन वाले रिश्ते में गुजारी। वो मनोरंजन देते थे, मलिक साहब पैसे। लेकिन परिवार और प्रेम के रिश्ते लेन देन पर नहीं चलते। वो निवेश मांगते हैं। हाँ, वो निवेश मांगते हैं, समय का, भावनाओं का, त्याग का। अनिमेष बाबू ने वो निवेश कभी किया ही नहीं। उनका अफसोस उस जिंदगी के लिए है जिसे उन्होंने जिया ही नहीं, उस रास्ते के लिए है जिस पर वो चले ही नहीं। और विडंबना देखिए, उनका पूरा काम मानवीय संबंध बनाने का नाटक करना था।
और अंत में उनके पास कोई असली मानवीय संबंध बचा ही नहीं। कहानी के अंत में लेखक अगले दिन जबलपुर से लौट आता है। वह सोचता है कि उस यात्रा में उसके 5,000 रुपए खर्च हुए, लेकिन अनिमेष बाबू से जो अनुभव और सीख मिली वो 5 लाख रुपए के लाभ जैसी थी। बिल्कुल। अनिमेष बाबू की कहानी ने उसकी इस धारणा को और पुख्ता कर दिया था कि धन से कहीं ज्यादा मूल्यवान मानवीय संबंध है। ये कहानी एक ऐसा विचार छोड़ जाती है जो आज के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानी जो दशकों पहले लिखी गई थी, आज की गिग इकोनॉमी और सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत सटीक बैठती है। हाँ, जहां हमारी पसंद, हमारी दोस्ती, हमारी पूरी शख्सियत को बेचा और खरीदा जा सकता है। ये एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल पूछती है, हम अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा बेच सकते हैं और किस कीमत पर? और सबसे जरूरी सवाल ये है कि जीवन का अभिनय करते करते हम सचमुच जीना कब शुरू करते हैं।